नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र ढालिया आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने की भी पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 रुपए की मासिक पेंशन 20,000 रुपए की मासिक पेंशन देने की घोषणा की है या योजना को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भाई देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की यदि हम बात करें तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ओडिशा। देखिए, ओडिशा की गवर्नमेंट जो वहाँ की मोहन चरण मांझी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के द्वारा आपातकाल के दौरान जो हमारे देश में क्या लगा था, आपातकाल लगा था, तब जो हुआ था आपातकाल के दौरान जेल गए थे जो लोग जेल गए थे उन लोगों के लिए 20,000 रुपए की मासिक पेंशन और आजीवन इलाज की सुविधा। भाई मासिक पेंशन तो है ही है 20,000 रुपए की, और आजीवन इलाज, मासिक पेंशन प्लस लिखेंगे चिकित्सा सुविधा फ्री देने की घोषणा की है। चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है ओडिशा की सरकार ने। अब देखिए, ओडिशा के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ओडिशा के सीएम हैं यहाँ के मोहन चरण मांझी। जी क्या है, ओडिशा के सीएम हैं। पूछ लेगा भैया यहाँ की कैपिटल, तो ओडिशा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। अब थोड़ी सी बात करेंगे आपातकाल के बारे में। यहाँ पर बात हुई है आपातकाल की, तो देखिए आपातकाल कब लगा था भारत के अंदर? आपातकाल भारत के अंदर कब लगा था? तो आपातकाल लगा था भारत में 1975 से 1977 के दौरान। आपातकाल यदि बात करें संविधान में आपातकाल की, तो संविधान में 3 तरह की आपातकाल की व्यवस्था दी गई है आपातकाल संविधान में। तो कौन कौन से आपातकाल बताए गए हमारे संविधान में? यहाँ पर हम बताए गए हैं 3 प्रकार के आपातकाल। पहला 352, ये क्या है, उस आपातकाल से संबंधित आर्टिकल या फिर अनुच्छेद है 352 आर्टिकल। 356 और भैया कौन सा चौथा आ जाएगा सशस्त्र विद्रोह, या फिर लिख लेंगे 360। और देखिए इन आपातकाल के बारे में एक एक करके थोड़ा सा देख लेंगे एक बार क्या होता है। भाई बात करें हम 352 वाले आर्टिकल की, 352 में तो यहाँ पर बताया गया है सशस्त्र विद्रोह प्लस बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह प्लस बाहरी आक्रमण में कौन सा लगेगा? आर्टिकल 352 का यूज होगा। वही जैसे पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा तो 352 के तहत इमरजेंसी लगाई गई। पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा, चाइना ने भारत पर अटैक करा, 352 के तहत क्या लगाया? आपातकाल लगाया गया था। लेकिन 1977 में सशस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। बात करेंगे 356, यदि 356 वाला जो आपातकाल है वो लगता किसी एक क्षेत्र में या भारत के किसी एक राज्य में। यहाँ पर लिखेंगे संविधान की विफलता, संविधान की शासन विफल होने पर, संविधान शासन विफल होने पर ये वाला आपातकाल लगेगा। कौन सा भैया? 356 नंबर का जो आपातकाल लगता है। जैसे किसी अपना उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, यदि वो संविधान के अनुरूप शासन नहीं करेगी तो क्या होगा? वहाँ के जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, वो क्या कहेंगे? वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा। तो वो क्या करेंगे भैया? राष्ट्रपति जी यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया? राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 356 किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन के नाम से। बात करेंगे 360 की, जो आपका आर्टिकल नंबर 360 है, ये वो कौन सा है? वो भैया वित्तीय आपातकाल।
वित्तीय आपातकाल। देखिए जो वित्तीय आपातकाल है, अभी तक इस आर्टिकल का यूज भारत में एक बार भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत में अभी तक वित्तीय विफलता देखने के लिए नहीं हुई। तो वित्तीय आपातकाल 356 संविधान का शासन विफल होने पर, जैसे किसी राज्य में लगा था राष्ट्रपति शासन, किस नाम से जानते हैं इसको? हम इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं 356 को। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन। लेकिन ये 352 वाला जो आर्टिकल है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 352 नंबर के आर्टिकल की बात हुई है। अब देख लेंगे जो 1975 से 77 के दौरान लगा था आपका सशस्त्र विद्रोह हुआ था। उस दौरान कौन सी भैया? इंदिरा गांधी पीएम थी। इंदिरा गांधी यहाँ पर क्या थी? पीएम थी। इंदिरा गांधी पीएम इंदिरा गांधी थी। और इन्हीं इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी सशस्त्र विद्रोह के कारण। और जो विपक्षी पार्टी के नेता थे लोग थे, उनको सबको हटाने का बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। उन्हीं जेल में बंद लोगों के लिए ओडिशा की गवर्नमेंट ने 20,000 रुपए की मासिक पेंशन योजना और उनका आजीवन क्या जो चिकित्सा सुविधा है उनकी देने की घोषणा की है। अब देखिए क्या है, ये एक तरह से मतलब लोगों को बहकाने वाली बात है। अब 1975 में जो लोग रहे होंगे, भाई मिनिमम 18 साल के व्यक्ति तो वहाँ पर रहे होंगे, 18, 15, 16 इतनी उम्र के बच्चे रहे होंगे अधिकतम। तो वहाँ जब तक के बच्चे एक्सपायर हो चुके, जो लोग जब जेल में गए थे वो अधिकांश तो एक्सपायर हो चुके, अधिकांश लोग एक्सपायर हो चुके। तो कुछ ही बचे होंगे, उनको क्या देगी सरकार? पेंशन देगी और उसको बढ़ा चढ़ा कर बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ पर किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अपदस्थ, मतलब अब वो अपने पद पर नहीं है, इस शब्द का मतलब है अपदस्थ, अपने पद से हटाए जा चुके राष्ट्रपति यून सुक योल को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए इनको गिरफ्तार क्यों किया है? ये क्या कहते हैं, वहाँ के संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रहे थे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे और अब वहाँ के संविधान के अनुरूप शासन नहीं कर रहे थे यून सुक योल। अब इन्होंने कुछ समय पहले इमरजेंसी लगाने की घोषणा की थी यून सुक योल ने, लेकिन देश का माहौल देखते हुए इन्होंने वो अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। प्रस्ताव क्या किया? वापस ले लिया। एक कहते थे देश पर एक तरह से सत्ता पर कब्जा करना चाह रहे थे, तानाशाही वाली व्यवस्था। इसी कारण यून सुक योल को, जो कौन सी आपकी दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, और इनको अपदस्थ करके अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी सी बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। तो देखिए दक्षिण कोरिया पड़ता कहाँ पर है? तो ये आपका एशिया का एक भाग है, एशिया महाद्वीप का एक देश है, एशिया महाद्वीप। और जापान, रशिया, चाइना, उत्तरी अमेरिका, इन देशों में कहाँ पड़ता है? पास में पड़ने वाला देश है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या पूछी जा सकती है? दूसरी बात यहाँ से पूछी जा सकती है यहाँ की मुद्रा यहाँ की क्या है? तो देखिए मुद्रा क्या है यहाँ की? तो मुद्रा है यहाँ की वोन यहाँ की मुद्रा है। राजधानी यहाँ की पूछ सकता है एग्जाम में, तो राजधानी क्या है यहाँ की? राजधानी यहाँ की सियोल यहाँ की कैपिटल है। फिर ये क्या मैप यहाँ पे काम दिखा रहा है, तो मतलब इसकी लोकेशन नहीं दिखाता, लोकेशन दिखाता है मैप फुल्ली वाला। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे अन्य देशों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जापान, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो जाएगा। देन थोड़ी सी बात करें जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापान की कैपिटल टोक्यो है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? येन। कैपिटल टोक्यो, मुद्रा येन। कनाडा की कैपिटल क्या? ओटावा कैपिटल है, और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने 15 जनवरी को
किसने 15 जनवरी को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागीशीर को राष्ट्र को समर्पित किया है, मतलब सेना में शामिल किया है 15 जनवरी के दिन। अब देखिए 15 जनवरी के दिन क्यों शामिल किया गया, क्योंकि 15 जनवरी को मनाया जाता है हमारा, क्या मनाया जाता है 15 जनवरी को हमारा थल सेना दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है हमारा थल सेना दिवस। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया था, इस कारण इन सभी जहाजों को सेना में शामिल किया गया है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। 4 ऑप्शन दे देंगे कि निम्नलिखित में से हाल ही में किस जहाज को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको अलग अलग प्रकार के, आईएनएस सम्राट, आईएनएस विक्रमादित्य, एक ऑप्शन इनमें से ले लेगा कोई सा। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको इन जहाज के नाम भी याद रखने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य श्री राधा मदन मोहन जी का टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है अभी? 4 ऑप्शन आपके सामने, नवी मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर भुवनेश्वर। देखिए 3 सेकंड का समय आपके पास में है, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या होने वाला है। तो देखिए भाई इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो होगा आपका नवी मुंबई। नवी मुंबई में प्रधानमंत्री जी ने श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर का एक इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन किया है। अब प्रधानमंत्री के द्वारा इस टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। अब बात करें थोड़ी सी नवी मुंबई की, किसकी बात हुई है? नई मुंबई की बात हुई है। तो नवी मुंबई क्या हो गया? 7 द्वीपों पर बसा देश है, 7 द्वीपों पर बसी राजधानी है, 7 द्वीपों पर बसा है। कौन से हैं द्वीप का नाम? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप किसकी कैपिटल है? मुंबई। चाहे महाराष्ट्र की कैपिटल है, महाराष्ट्र कैपिटल है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है। थोड़ी सी और बात करेंगे मुंबई के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनका एक बार देख लेंगे। देखिए मुंबई जो है, मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, जो बात मैंने आपको यहाँ पर बताई है। दूसरी, यह महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर भैया? पश्चिमी तट पर स्थित है। किस तरह से? अब देखो ये क्या अपना, ये अपना इंडिया है ना। अब ये मुंबई यहाँ पर स्थित है पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर स्थित है, इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर स्थित है मुंबई। अरब सागर से, ये क्या है आपका? अरब सागर। अरब सागर से क्या लग रही है? इसकी सीमा लग रही है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, मैंने आपको बताया मुंबई अरबी समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जो बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखी हुई हैं, वही बातें इसमें अपने समझे। तो ये अरब सागर है और मुंबई यहाँ पर बसा हुआ है। इसका मतलब अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक शहर है मुंबई, पश्चिमी घाट पर है। मुंबई में एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई क्या है? एक गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा, मुंबई के मूल 7 द्वीप है। मुंबई के मूल 7 द्वीप कौन कौन से हैं भाई? यहाँ से एग्जाम पीसीएस में क्वेश्चन मिलाने के लिए, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। इनके 4 के नाम दे देगा कि इनमें से कौन सा द्वीप मुंबई से संबंधित नहीं है। तो देखिए आइल ऑफ बॉम्बे पर मंझगांव, माहिम, कोरबा, वर्ली, ओल्ड वुमेन आइलैंड। तो इस प्रकार से ये 7 द्वीप हैं, आपको एक बार देख लेने हैं। मुंबई से संबंधित 7 द्वीप हैं। मैंने आपको बता दिया भाई महाराष्ट्र की राजधानी है। पश्चिमी घाट, ये वाला कौन सा घाट है आपका? पश्चिमी घाट। ये वाला आपका पूर्वी घाट है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। पश्चिमी घाट पर बसा हुआ मुंबई। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए खनिज क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहां पर शुरू किया गया है? देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है। क्या तेहरान में, कुवैत सिटी, रियाद या फिर मुंबई? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो देखिए रियाद में ये शुरू किया गया। रियाद पड़ता कहां पर है? रियाद कैपिटल है सऊदी अरब की। रियाद सऊदी अरब की कैपिटल है, सऊदी अरबिया। अब ये सऊदी अरब कहां पड़ता? आपका एशिया में स्थित एक मुस्लिम बहुल्य देश है। एशिया में स्थित एक मुस्लिम बहुल्य देश है। कहां पड़ता है? आपके एशिया में पड़ता है। दूसरा, यहाँ के जो पीएम है, यहाँ के जो राजा हैं,
यहाँ पर क्या है, चुनाव नहीं होते सऊदी अरब में, यहाँ पर राजशाही चलती है आज भी। तो यहाँ की जो किंग है ना वो कौन है, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के राजा हैं। बात करेंगे यहाँ की कैपिटल, जो रियाद है कैपिटल है, रियाल यहाँ की मुद्रा है, रियाल यहाँ की क्या है, मुद्रा है। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एशिया का एक देश है, थोड़ी सी लोकेशन और देख लेंगे एक बार। देखिए लोकेशन, ये क्या अपना वर्ल्ड मैप है, इसी वर्ल्ड मैप पर ये एशिया वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर ये जो है ये एशिया वाला पार्ट है, इतना एशिया वाला पार्ट है पूरा। और इसी एशिया में ये वाला जो देश है ये पड़ता है सऊदी अरब, लाल सागर से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, रेड सी से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, मिस्र, कुवैत, इन सब देशों से घिरा हुआ है। इजराइल थोड़ा क्या है, ये वाला देश क्या पड़ता है आपका, इजराइल, यहाँ पर रेड सी जो बिंदु है यहाँ पड़ता है इजराइल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी थोड़ी सी बात करेंगे अन्य ऑप्शन, जैसे यहाँ पर दिया ईरान, तेहरान की कैपिटल भैया, तेहरान कैपिटल है ईरान की, ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। कुवैत सिटी किसकी कैपिटल आपकी, कुवैत की। इस प्रकार से एग्जाम में कैपिटल भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में किस एशियाई देश में मकर संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार मनाया गया है, मकर संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार मनाया गया है। आप बताएं मुझे मकर संक्रांति सांस्कृतिक त्योहार कहाँ मनाया गया है, थाईलैंड, नेपाल या फिर आपका बांग्लादेश या म्यांमार। चार ऑप्शन आपके सामने देंगे, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो होगा आपका नेपाल। हाल ही में नेपाल में मकर संक्रांति मनाया गया है। थोड़ा सा देख लेंगे नेपाल के बारे में। तो नेपाल के पीएम है, नेपाल के पीएम कौन है, नेपाल के पीएम है केपी शर्मा ओली। पीएम कौन है यहाँ के, केपी शर्मा ओली यहाँ के पीएम है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वह आपके रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तीसरी बात, यहाँ की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू यहाँ की राजधानी है। एशिया में पड़ता है आपके, कहाँ पड़ता है भाई, एशिया में पड़ता है, भारत का पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। लोकेशन एक बार चेक करेंगे यदि दी हुई है तो देखिए ये क्या आपका इंडिया का मैप दिया हुआ है यहाँ पर, ये इंडिया है, यहाँ थार का डेजर्ट है, राजस्थान, हरियाणा वगैरह। यहाँ पर आपका ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है। और जस्ट इसी के ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला जो पार्ट है ये आपका नेपाल, नेपाल ये भारत और चाइना के बीच में एक बफर जोन है, भारत और चाइना के बीच में स्थित एक बफर जोन है। दूसरा, यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल में क्या है भैया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 8848 मीटर। थोड़ा देख लेंगे अन्य ऑप्शन के बारे में, अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेंगे। इनकी कैपिटल वगैरह पूछता है यहाँ से, जो अन्य ऑप्शन दिए हुए हैं हमें साथ के साथ में इनकी कैपिटल और मुद्रा याद करके चलनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मुद्रा वगैरह से। जैसे देखो भाई यहाँ पर दिया गया है थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल क्या है बैंकॉक, यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा बर्न है, पूछ लेगा भैया बांग्लादेश, मुद्रा क्या है कि टका, मुद्रा टका है। राजधानी क्या है कि ढाका, राजधानी ढाका। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आंतरिक अशांति फैली है बांग्लादेश में। थोड़ी सी बात करेंगे म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा क्या है आपकी नेपिटा, म्यांमार की कैपिटल है नेपिटा। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 15 जनवरी को कौन सा थल सेना दिवस मनाया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। भारत ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने
15 जनवरी को कौन से नंबर का थलसेन दिवस मनाया है? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योल को अधिकारी ने गिरफ्तार कर लिया है? देखिए क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, क्वेश्चन क्या हुआ, इसका रिपीटेशन हो गया अभी, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, रिपीटेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है? स्वामी विवेकानंद मिशन शक्ति का शुभारंभ किया है, युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने बता दिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस राज्य में शुरू किया गया है? स्वामी विवेकानंद मिशन शक्ति। देखिए यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम श्री मोहन यादव जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका युवाओं को, इसका उद्देश्य है भाई युवाओं को विवेकानंद जी के सिद्धांत को करना। और अग्रसर करना, मतलब जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे उनके सिद्धांतों की ओर युवाओं को अग्रसर करना क्या है भैया, इस सिद्धांत का उद्देश्य है, इस मिशन का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब मैं थोड़ी सी बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के सीएम है, मोहन यादव। यहाँ की कैपिटल क्या है? भोपाल, भोपाल यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की राजधानी क्या, सॉरी यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? राज्यपाल वो है आपके छगन भाई पटेल। राज्यपाल। थोड़ी देखिए भैया स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो एक और देखिए विवेकानंद जी की तस्वीर है जिनका जन्म हुआ था 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था कलकत्ता में। स्थान पूछ सकता कहाँ पर हुआ, तो 1863 में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। इनका असली नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, असली नाम से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र दत्त था। थोड़ी सी और जानकारी इनके बारे में देख लेंगे। तो किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। 1898 बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात देख लेंगे भाई, 1893 सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1893 में शिकागो अमेरिका, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने क्या किया था वहां पर, जैसे ही भाषण देने के लिए शिकागो में जब विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था और इनका नंबर आया, इन्होंने जैसे ही भाषण देने के लिए भाषण देना शुरू करा, इन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, इतना कहने के बाद में, क्योंकि वहाँ के जो अन्य धार्मिक गुरु थे, जो ईसाई वगैरह थे, वो कह रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने कहा भाइयों और बहनों। इसका क्या पड़ा, उस भीड़ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इन्होंने जो वहाँ पर भाषण दिया, जिसके कारण हिंदू धर्म को अमेरिका में एक नई पहचान मिली। और 1893 में ये विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया गया था। यहाँ से इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कृषि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने का अनुमान है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर होने का अनुमान है कृषि। भाई यहाँ 3-4 संस्था पूछी जाती, IMF के अनुसार और आपकी विश्व बैंक के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, तो ये अलग अलग, इसका नाम याद रखना। कृषि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि दर होने का कितना अनुमान लगाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 5.7, 6.7, 7.7 या फिर 8.7। तो
6.7% वृद्धि दर होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, जीडीपी के बारे में देखना भाई, ये क्या अपना एक मैप है, ये एक मैप है। इस मैप के अंदर यहां से लेकर, देखना भाई अब, इस मैप के अंदर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो भी उत्पादन होगा उसका मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, भारत प्लस विदेशियों के द्वारा। इस क्षेत्र के अंदर देखना भाई, इस क्षेत्र के अंदर भारतीय प्लस विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जीडीपी कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीएनपी क्या होता है, अब देखिए ये, यदि आप इन सब चीजों को हमारे साथ में डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल बीके क्लासेज पर इकोनॉमिक्स बाय ज्ञानेंद्र धारिया के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है इकोनॉमिक्स की, आप उसे जाकर देखिए। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और आपका रिजर्व बैंक, आरबीआई, एसबीआई, इन सब बैंकों की जितनी भी डिटेल होती है उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पूरी बैंकिंग प्रणाली काफी अच्छी तरह से समझाई गई। यदि आप बैंकिंग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल बीके क्लासेज पर जुड़े और देखें। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी उत्पादन होगा भारत प्लस विदेशों के द्वारा, उसका कुल मौद्रिक मूल्य है, मतलब रुपए में मूल्य हो, हम उसे क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष में 16% से बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया है? प्रत्यक्ष की बात हुई है, प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% से बढ़कर कितने परसेंट हो गया है, 16% से बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया? पहले 16% था, उससे बढ़कर कितने करोड़ रुपए हो गया? चलो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो कितने करोड़ रुपए हो गया? 16,90,000 करोड़ रुपए, 16,90,000 करोड़ रुपए हो गया। देखिए बात करते हैं कर की, सिंपल सी भाषा में कर समझेंगे। एक होता प्रत्यक्ष कर, बी होता है यहाँ से अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करो और अप्रत्यक्ष कर। लिख लेंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा, होते क्या क्या है। सिंपल भाषा में इस तरह से लिख लेंगे, यह जिस पर लगाया गया था वही पेमेंट करता है, यह जिस पर लगाया जाता है, लगाया जाता है वही पेमेंट करता है, वही पेमेंट करता है। एग्जाम्पल क्या होगा अभी प्रत्यक्ष कर का? जैसे आय कर। अब देखिए आपकी आय, आपकी जॉब लग गई या फिर आपने कुछ बिजनेस करा और आप उससे कुछ इनकम कमा रहे हैं, तो आपके ऊपर तो लगेगा टैक्स, जो इनकम टैक्स लगेगा वो आप ही के ऊपर तो लगेगा। तो क्या होगा भैया, उसको आप ही तो अदा करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे आय कर। क्या लिख लेंगे एग्जाम्पल के रूप में? आय कर। दूसरा लिख लेंगे यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर जो लगाया किसी और पर जाए, जो लगाया किसी और पर हो, जो लगाया किसी और पर जाए तथा पेमेंट कोई और करे, तथा उसका पेमेंट कोई और करे। जैसे उत्पाद कर, आप एक बार देखो, आप दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गए, जैसे पार्ले जी लेने के लिए गए बिस्कुट, और आपने उस पर देखा, देखिए 10 या 5% टैक्स लगा होगा। आप देखिए वो जो टैक्स लगाया गया था वो लगाया तो गया था कंपनी के ऊपर कि भाई आप इतने रुपए का उत्पादन, मतलब आप इस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना टैक्स लगाया गया। लेकिन कंपनी ने क्या किया, उस टैक्स को जोड़कर प्रोडक्ट की कीमत में ऐड कर दिया, और उसको अदा कौन करेगा? उसको अदा करेंगे हम लोग, जो खरीदेगा, जो उसको खरीदेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम की दृष्टि से क्या भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? नवीकरणीय क्षमता ऊर्जा होती क्या है? दूसरा कितनी पहुंच गई है, पहले कितनी थी? तो ये सब बात आपको बतानी भाई। देखिए 2024 तक 209.44 गीगावाट, 209.44
44 गीगावाट पहुंच गई है, मतलब ऑप्शन नंबर डी नवीनकरणीय ऊर्जा लिख लेंगे भाई हेडिंग में। नवीनकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा स्रोत, ऐसी ऊर्जा होती है जिसके उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन 0 या 0 के बराबर हो या थोड़ा बहुत हो। लिख लेंगे नवीनकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। हेडिंग डाल के लिख लेना भाई। ऐसी ऊर्जा जिसके उत्पादन में कार्बन का उत्सर्जन शून्य या नगण्य हो वह नवीनकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। एग्जाम्पल सौर ऊर्जा। दूसरा क्या लिखेंगे, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन चक्की के द्वारा जो ऊर्जा बनती है उसके द्वारा क्या कार्बन का उत्सर्जन होता है। सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट के द्वारा क्या कार्बन का उत्सर्जन होगा, नहीं होगा। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम कह सकते हैं नवीनकरणीय ऊर्जा। देखो नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर सोलर लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हुए हैं। अब देखो इन सोलर पैनल के द्वारा सूरज की रोशनी पड़ेगी, उसके द्वारा क्या होगा भैया, ऊर्जा का उत्पादन होगा। क्या यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन हुआ, यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर डैम, यहाँ पर बने हुए हैं डैम। इस डैम के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है। क्या बने हुए हैं, डैम बने हुए हैं। डैम के द्वारा बिजली का उत्पादन होगा। क्या यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन हुआ, नहीं हुआ। तीसरी पवन ऊर्जा के द्वारा कार्बन का उत्सर्जन हुआ, नहीं भैया, यहाँ पर भी नहीं हुआ। तीसरी बात करेंगे यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, इस सौर ऊर्जा के द्वारा कहीं पर उत्सर्जन हुआ कार्बन का, नहीं हुआ। तो क्या ये ऊर्जा के स्रोत खत्म हो सकते हैं, क्या हवा चलनी बंद हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, या सूरज की रोशनी बंद हो जाएगी, नहीं होगी। ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जो काफी लंबे समय तक बने रहेंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया है, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में किस राज्य में सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भाई किस राज्य में लगाया गया, सभी चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर लगा दिया गया है। कहां पर लगाया गया है, तो ये लगाया गया आपके पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। थोड़ी सी बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की सीएम, यहाँ के राज्यपाल और यहाँ की राजधानी, सीएम, राज्यपाल और यहाँ की राजधानी, इन सभी के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो कौन होंगे यहाँ की सीएम, है ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। राज्यपाल कौन है यहाँ के, आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी है यहाँ की कोलकाता, भारत की कैपिटल है। कोलकाता की स्थापना किसने करी थी, जॉब चोरनोक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोलकाता की स्थापना किसने करी थी, जॉब चोरनोक स्थापना लिख लेंगे, जॉब चोरनोक ने करी थी कोलकाता की स्थापना। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करेंगे रिंगर लैक्टेट क्या होता है। रिंगर लैक्टेट तो एक प्रकार से गर्भवती जो महिला होती हैं, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद दिया जाने वाला एक घोल है। तो लिख लेंगे महिला को प्रसव के बाद दिया जाने वाला एक लिक्विड है,
महिलाओं को प्रसव के बाद दिया जाने वाला एक लिक्विड है जिसके कारण वहां पर एक महिला की मौत हो गई। प्रसव के दौरान 2 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई, जैसे आज बच्चा हुआ, उसके 2 दिन बाद इस घोल के कारण महिला की क्या हुई, डेथ हुई, और 3 महिलाओं की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। थोड़ी सी बात करें बिहार के बारे में। देखिए बिहार के बारे में यदि हम बात करें तो बिहार के सीएम कौन है, सीएम यहाँ के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। पटना क्या है यहाँ की कैपिटल, और यहाँ की राज्यपाल पूछ ले वो कौन है भैया, वो है आपके आरिफ खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल की बात करेंगे, केरल के सीएम कौन है, कौन अभी केरल के सीएम, तो वो यहाँ के पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम हैं। और राजेंद्र अर्लेकर, राजेंद्र अर्लेकर क्या है यहाँ के, राजेंद्र अर्लेकर क्या है यहाँ के राज्यपाल हैं, राज्यपाल हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां, और देखिए 34वां आपका नाम सुनते ही होगा 34वां राज्य, राज्य तो भारत में 28 ही है, लेकिन मुझे केंद्र शासित भी तो हैं, 8 राज्य केंद्र शासित भी तो हैं, 28 प्लस 8 कितने हुए, 36 राज्य हैं टोटल। इसमें 28 तो पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए बात करेंगे 34वां राज्य है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, प्रधानमंत्री JAY मतलब PMJAY योजना क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कौन सा राज्य ने शुरू किया, आपके ओडिशा ने, ओडिशा राज्य ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ हुआ था 2018 में, 23 अप्रैल लिखने का 2018 लिखेंगे, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था इसका शुभारंभ, शुभारंभ किया गया था इसका पीएम मोदी द्वारा, शुभारंभ पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। स्थान कहां पर था जहां से शुरू किया गया, झारखंड की राजधानी रांची, रांची झारखंड, झारखंड रांची से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कहां पर भैया, ओडिशा। थोड़ी सी बात करेंगे ओडिशा। देखिए ओडिशा के सीएम कौन है, ओडिशा के सीएम है मोहन मांझी, मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है, मोहन चरण। बात करेंगे यहाँ कैपिटल, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, भुवनेश्वर कैपिटल है। इस प्रकार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व मिशन मौसम का उद्घाटन किया गया है। तो कौन से अवसर पर किया गया है, 150वें अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया गया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए वो किया गया आपके अहमदाबाद में, अहमदाबाद में इस योजना का शुभारंभ किया गया। अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है, अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है। गुजरात, अब बात करें थोड़ी सी गुजरात की, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे भाई। गुजरात के सीएम, राज्यपाल और राजधानी, अहमदाबाद क्या है, गुजरात का एक शहर है। सीएम है के भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है आगे, तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। राजधानी यहाँ की गांधीनगर है। दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।